नमस्कार साथियों, मैं योगेश जोशी और हमने आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 के लिए एक टेस्ट सीरीज चालू की है जिसमें कि हम आरपीएससी की 2021, 2022 तथा 2023 में आयोजित परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको डिस्कस करते हैं। ये उस टेस्ट सीरीज का 7वां टेस्ट है। तो शुरू करते हैं इस टेस्ट को। तो सबसे पहला प्रश्न है भुखिया जगपुरा तथा देलवाड़ा पट्टा किसके लिए जाना जाता है? तो भुखिया जगपुरा तथा देलवाड़ा पट्टा जाना जाता है सोने के भंडार के लिए। किसके? सोने के लिए, भंडार के लिए भुखिया जगपुरा तथा देलवाड़ा पट्टा जाना जाता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान में जो सोने के भंडार है वो कहाँ से मिले हैं? आनंदपुरा भुखिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा से मिले हैं। सोने के भंडार कहाँ से मिले हैं? आनंदपुरा भुखिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा से। उसके साथ साथ अपन को यूरेनियम भी याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर से मिले हैं यूरेनियम के भंडार। यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर से। सोने के भंडार मिले हैं आनंदपुरा भुकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा से। इसके साथ साथ पायराइट पायराइट के भंडार कहाँ से मिले हैं? सादिलपुरा सीकर से। पायराइट के भंडार मिले हैं सादिलपुरा सीकर से। नेक्स्ट है कि मैंगनीज मैंगनीज के भंडार कहाँ से मिले? कालाकूटा, लीलवानी, तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में स्थित है, नरादिया तथा तिम्मा मोरी। मैंगनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी आरएस 2023 में भी पूछा गया है मैंगनीज के बारे में। तो मैंगनीज के भंडार मिले हैं कालाकूटा, लीलवानी, तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में है तथा नरादिया तथा तिम्मा मोरी से मैंगनीज के भंडार मिले हैं। तो इनको एक बार वापस देख लेते हैं कौन कौन से है। तो यूरेनियम के भंडार सबसे पहले देखते हैं कहाँ है? रोहिल खंडेला तथा सुहागपुरा सीकर से। सोने के भंडार है आनंदपुरा भुकिया तथा जगतपुरा बांसवाड़ा से। पायराइट के भंडार है सादिलपुरा सीकर से। मैंगनीज के भंडार है कालाकूटा, लीलवानी, तलवाड़ा जो कि बांसवाड़ा में है तथा नरादिया तथा तिम्मा मोरी से मैंगनीज के भंडार मिले हैं। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है बड़ा बाग जो कि जैसलमेर में है तथा देवगढ़ जो कि चित्तौड़ में है, इन दोनों में कौन से ऊर्जा से संबंधित है? तो ये है पवन ऊर्जा से संबंधित। ठीक है, तो बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़, ये इनमें क्या है? पवन ऊर्जा परियोजना चालू की गई है। तो पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ चित्तौड़, ये याद करना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो पवन ऊर्जा की परियोजना है वो अपन को क्या क्या याद करनी है? देवगढ़ चित्तौड़ में है तथा बड़ा बाग तथा अमर सागर जैसलमेर में। तो पवन ऊर्जा परियोजनाएं कहाँ पे याद करनी है? एक तो देवगढ़ चित्तौड़, दूसरा है बड़ा बाग व अमर सागर जैसलमेर। तो पवन ऊर्जा है देवगढ़ चित्तौड़, बड़ा बाग व अमर सागर जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बायोडीजल की जो प्लांट वगैरह वो कहाँ पे लगाया गया है? तो वो है जामर कोटड़ा उदयपुर में। बायोडीजल के लिए क्या याद रखना है? जामर कोटड़ा उदयपुर में, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। तो बायोडीजल का प्लांट कहाँ है? जामर कोटड़ा उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के प्लांट कहाँ कहाँ है? बड़ला फलोदी में, खींवसर नागौर में, दुनिया जोधपुर में, अगोरिया बाड़मेर में, मोकला जैसलमेर में। यहाँ सब जगह सौर ऊर्जा के प्लांट है, ये भी याद करने हैं। कहाँ है? बड़ला फलोदी में, खींवसर नागौर में, दुनिया जोधपुर में, अगोरिया बाड़मेर में तथा मोकला जैसलमेर में। तो इसको वापस देखते हैं। पवन ऊर्जा सबसे पहले देखते हैं। पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा का क्या क्या आ गया? तो पवन ऊर्जा का आ गया देवगढ़ चित्तौड़ तथा बड़ा बाग व अमर सागर जैसलमेर में। नेक्स्ट है बायोडीजल। बायोडीजल का कहाँ आ गया? जामर कोटड़ा उदयपुर में। बायोडीजल का तो पूछा भी जा चुका है। बायोडीजल का कहाँ है? जामर कोटड़ा उदयपुर में। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का कहाँ है? बड़ला फलोदी, खींवसर नागौर, दुनिया जोधपुर, अगोरिया बाड़मेर तथा मोकला जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर स्थित है? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पे स्थित है? वह है भीलवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। तो सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाती है, वो देख लेते हैं। पहला सूती वस्त्र कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया? वो किया गया ब्यावर में। पहला राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया ब्यावर में। कब? 1889 में। उस सूती वस्त्र उद्योग का नाम क्या था? द कृष्णा मिल्स। ठीक है, तो वो स्थापित किन्होंने किया? दामोदर दास व्यास ने। ये सब पूछा जाता है। तो राजस्थान का पहला सूती वस्त्र उद्योग कौन सा है? द कृष्णा मिल्स 1889 में ब्यावर में स्थापित किया दामोदर दास व्यास ने। ये तो हो गया पहला सूती उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है कि दूसरा और तीसरा जो सूती वस्त्र की मिल है वो भी कहाँ पे स्थापित की गई? ब्यावर में ही। दूसरी और तीसरी सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल है वो भी कहाँ पे स्थापित की गई? ब्यावर में।
तो दूसरी सूती वस्त्र उद्योग की मिल थी, उसका नाम था एडवर्ड मिल, क्या था, एडवर्ड, और तीसरी का नाम था महालक्ष्मी, और पहली का नाम क्या था, द कृष्णा मिल्स। ये तीनों कहाँ पे स्थित थी, ब्यावर में। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में सबसे बड़ी सूती वस्त्र की मिल कहाँ है, तो वो है पाली में। कहाँ है, पाली में। इसकी स्थापना हुई 1942 में और इसका नाम है महाराजा उम्मेद सिंह मिल। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र उद्योग की मिल है पाली में, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, और वो कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, भीलवाड़ा को। राजस्थान का मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी कहा जाता है, वो कहा जाता है भीलवाड़ा को। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान की सीमेंट नगरी किसे कहा जाता है, तो सीमेंट नगरी कहा जाता है, वो कहा जाता है चित्तौड़ को। ठीक है, वस्त्र नगरी तो हो गई भीलवाड़ा और सीमेंट नगरी हो गई चित्तौड़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रीको का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है, तो कृषि खाद्य फार्म मतलब एग्रो फूड पार्क। क्या पूछा गया, एग्रो फूड पार्क। तो एग्रो फूड पार्क इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो रिको भरतपुर नहीं, उद्योग विहार जैसलमेर नहीं, उद्योग विहार जैसलमेर में नहीं है। MIA कोटा नहीं, MIA कोटा में नहीं है। नेक्स्ट है बोरानाड़ा जोधपुर, हाँ ये सही है बिल्कुल। तो कौन सा रिको का एक एग्रो फूड पार्क है, वो है बोरानाड़ा जोधपुर में। तो हम एग्रो फूड पार्क के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ये पूछा जाता है एग्रो फूड पार्क बार बार। तो राजस्थान रिको द्वारा राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए, 4। तो रिको द्वारा कितने एग्रो फूड स्थापित किए गए, 4 एग्रो फूड स्थापित किए गए। कौन कौन से है, पहला है बोरानाड़ा जोधपुर में, दूसरा है रानपुरा कोटा में, तीसरा है उद्योग विहार गंगानगर में, और चौथा है MIA अलवर में। कहाँ है, MIA अलवर में। तो पहला कहाँ है, बोरानाड़ा जोधपुर में, दूसरा है रानपुरा कोटा में, तीसरा है उद्योग विहार गंगानगर में, और चौथा है MIA अलवर में। कहाँ है, MIA अलवर। ये रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए। ठीक है, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल का जो एग्रो फूड पार्क है वो कौन सा है, रानपुरा कोटा में। सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के हिसाब से एग्रो फूड पार्क है वो है रानपुरा कोटा में। तो 4 एग्रो फूड पार्क है, कौन कौन से, बोरानाड़ा जोधपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कागज। क्या है, कागज। के से कोटा, ए से अलवर, जी से गंगानगर और जे से जोधपुर। 4 एग्रो फूड पार्क है रिको द्वारा स्थापित। नेक्स्ट है कि जापानी जोन। जापानी जोन पूछा जाता है, तो जापानी जोन कहाँ पे स्थापित है, वह नीमराना अलवर तथा गिलोट अलवर। 2 जगह पे राजस्थान में जापानी जोन स्थित है, वो कौन सी जगह है, नीमराना अलवर तथा गिलोट अलवर। इन दोनों जगह जापानी जोन स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेगा फूड पार्क। राजस्थान में एक मेगा फूड पार्क तो बन चुका है और दूसरा निर्माणाधीन है। ठीक है, तो कौन कौन से मेगा फूड पार्क है वो देख लेते हैं। तो पहला मेगा फूड पार्क है वो है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि कहाँ स्थित है, रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क है ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क, जो कि है रूपनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का दूसरा मेगा फूड पार्क है वह है श्री राम मेगा फूड पार्क, जो कि बनेगा पलाना बीकानेर में बनेगा। ये अभी निर्माणाधीन है। तो राजस्थान के मेगा फूड पार्क कौन कौन से हो गए, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क जो कि रूपनगढ़ अजमेर में है, दूसरा है श्री राम मेगा फूड पार्क जो कि पलाना बीकानेर में बनेगा। नेक्स्ट हम स्पाइस पार्क देख लेते हैं। तो स्पाइस का पार्क कहाँ पे स्थित है, वह है रामपुरा भाटिया जोधपुर में तथा रामगंज मंडी कोटा में स्थित है राजस्थान के स्पाइस पार्क। नेक्स्ट है ऑक्सीजन सिटी पार्क। ऑक्सीजन पार्क कहाँ बना है राजस्थान में, वह है कोटा में। ये पूछे जाते हैं सब। तो ये आपने देख लिया, क्या क्या देखे। एग्रो फूड पार्क कहाँ है, कागज यानी कोटा अलवर गंगानगर जोधपुर में। जापानी पार्क कहाँ है, नीमराना अलवर और घिलोट अलवर में। मेगा फूड पार्क कहाँ है, ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में तथा श्रीराम मेगा फूड पार्क पलाना बीकानेर में स्थित है। स्पाइस पार्क कहाँ है, रामपुरा भाटिया जोधपुर में तथा रामगंज मंडी कोटा में। ऑक्सीजन पार्क कहाँ है, वह है कोटा में। तो ये हो गए अपने कुछ प्रमुख पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान सरकार ने राज्य में उपजाऊ भूमि के मरुस्थलीकरण को रोककर और उलटकर मिट्टी को बचाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ MOU किया है, वो किया है ईसा फाउंडेशन के साथ। किसके साथ, ईसा फाउंडेशन के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए किसके साथ MOU किया है, ईसा फाउंडेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान राज्य शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में 1945 में निजी क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। तो निजी क्षेत्र में इसको स्थापित किया था पहले।
ठीक है, तो वो किस नाम से स्थापित किया गया था? वो था बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड। किस नाम से स्थापित किया गया था? बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड। फिर बाद में क्या कर दिया गया इसे, इसको देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान के चीनी उद्योग से संबंधित, राजस्थान की पहली चीनी उद्योग की मिल कहाँ पे स्थापित की गई? वो है द मेवाड़ शुगर मिल्स। कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़ में है। राजस्थान की पहली चीनी उद्योग की मिल है मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि है भोपाल सागर चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान की पहली चीनी उद्योग की मिल्स। ये कौन से क्षेत्र की थी? निजी क्षेत्र की थी। ठीक है, तो पहली उद्योग चीनी मिल है मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़ में है, निजी क्षेत्र की है। दूसरी मिल देखते हैं, वो है गंगानगर चीनी मिल्स, ये सार्वजनिक क्षेत्र की है। अभी हमने देखा था पहले उसको किसमें, निजी क्षेत्र में बीकानेर मिल्स नाम से स्थापित किया था। बाद में उसे किस सार्वजनिक क्षेत्र के में स्थापित किया? गंगानगर चीनी मिल नाम से। तीसरी मिल है वो है केशोराय पाटन चीनी मिल, जो कि कहाँ है? बूंदी में स्थित है, वो सहकारी क्षेत्र की है। तो चीनी में निजी क्षेत्र भी हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, ये तीनों की मिलें स्थापित है चीनी उद्योगों में। तो एक चीज अभी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई थी आरएस 2023 में कि राजस्थान में जो चुकंदर चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल कौन सी है? तो वो थी गंगानगर चीनी मिल। ठीक है, तो चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल कौन सी थी? वो थी गंगानगर चीनी मिल थी, चुकंदर से चीनी बनाने की। उससे पहले तक जो ये मेवाड़ शुगर मिल वगैरह ये किससे बनाते थे चीनी? गन्ने से। तो चुकंदर से चीनी बनाने की पहली मिल कौन सी थी? गंगानगर चीनी मिल्स। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थापित रिको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में से कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो अभी हमने देखा था रिको के जो एग्रो फूड पार्क है उनमें से सबसे छोटा कौन सा है? वो है रानपुर कोटा वाला। रानपुर कोटा का एग्रो फूड पार्क है, वो सबसे छोटा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण प्लस शहरी क्षेत्रों के लिए PLFS रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार सभी आयु वर्ग के लिए प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य स्थिति PS+SS के अनुसार राजस्थान राज्य की बेरोजगारी दर क्या थी? तो राजस्थान की जो बेरोजगारी दर है PLFS रिपोर्ट के अनुसार कितनी थी? वो थी 4.8%। कितनी? 4.8% थी राजस्थान की बेरोजगारी 2020-21 में PLFS रिपोर्ट के अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.8%। कितनी? 4.8% थी PLFS रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की बेरोजगारी दर। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जैव ईंधन प्राधिकरण के अनुसार जेट्रोफा के रोपण के लिए उपयुक्त नहीं था? तो जेट्रोफा से क्या बनाया जाता है? वो बनाया जाता है बायोडीजल। ठीक है, तो जेट्रोफा के रोपण के लिए कौन कौन सा जिले उपयुक्त है वो देखते हैं। चित्तौड़ उपयुक्त है, बारा उपयुक्त है, सिरोही उपयुक्त है। उपयुक्त कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो जैसलमेर उपयुक्त नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या है बायोडीजल का। बायोडीजल के बारे में देख लेते हैं। तो बायोडीजल बनाने के लिए कौन कौन से पौधे काम में लिए जाते हैं? वह है रतनजोत, जिसको क्या भी कहते हैं जेट्रोफा। दूसरा है करंज, जिसका वैज्ञानिक नाम है पोंगोमिया पिन्नाटा। ठीक है, तो बायोडीजल या बायोफ्यूल के लिए कौन से पौधे काम में लिए जाते हैं? पहला तो है रतनजोत, दूसरा है करंज। ये दोनों पौधे बायोडीजल के निर्माण के लिए काम में लिए जाते हैं। फिर अपन को अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जेट्रोफा के उत्पादन के लिए जो 12 जिले हैं वो सरकार ने चिन्हित किए हैं, वहां पे जेट्रोफा का उत्पादन होता है। तो वो जिले कौन कौन से हैं? तो वो जिले याद करने के लिए अपन एक ट्रिक के हिसाब से ऐसे याद रख सकते हैं कि मेवाड़ वाले जिले, हाड़ौती वाले जिले, वागड़ वाले जिले। ठीक है, तो मेवाड़ में कौन आ गया? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। ठीक है, ये आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। फिर वागड़ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये जिले तो हो गए 11 और एक सिरोही। ये सभी जिले क्या है? जेट्रोफा के उत्पादन के लिए चिन्हित किए हैं राजस्थान सरकार ने। तो कितने? 12 जिले चिन्हित किए हैं। कौन कौन से हैं? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़ और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। ये 12 जिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं करंज के उत्पादन के लिए राजस्थान सरकार ने कितने? 8 जिले चिन्हित किए। कौन कौन से? ABCD यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। और फिर नेक्स्ट है कि दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर। ये 4 जिले और चिन्हित किए हैं।
तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो चित्तौड़ था हाड़ौती वाला, 12 था चित्तौड़ था मेवाड़ में, हाड़ौती का 12, सिरोही कौन सा नहीं था, वो जैसलमेर नहीं था, कॉमन। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की प्रसिद्ध हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक का नाम है जिसमें सफेद या ऑफ व्हाइट पृष्ठभूमि द्वारा दबाए गए जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं। तो पृष्ठभूमि तो कौन सी होती है, व्हाइट या ऑफ व्हाइट, ठीक है, और उस पर जटिल पुष्प पैटर्न होते हैं। तो वो कौन सी है प्रिंटिंग, सांगानेर प्रिंट। कौन सा है, सांगानेर प्रिंट। सांगानेर प्रिंट में तो पृष्ठभूमि तो होती है व्हाइट और उस पर जटिल पुष्प के पैटर्न होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी पावर सेक्टर मार्च 2020 पर कार्यकारी सारांश। इसकी रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी गैर नवीनीकरण में राजस्थान में निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है। तो गैर नवीकरणीय जो ऊर्जा के संसाधन है उसमें से सबसे कम कौन सा है, वो है गैस। कौन सा है, गैस। तो ये याद रखना है, कौन गैर नवीकरणीय में सबसे कम है, गैस। नेक्स्ट हम देखते हैं, खनन मंत्रालय की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस एमसीडीआर खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है। तो ऐसे कौन कौन से खनिज है जिनके की पूरा का पूरा उत्पादन राजस्थान में है, उनकी लिस्ट अभी हम देखते हैं। तो इस उनकी लिस्ट देखते हैं हम। तो ऐसे जो खनिज जिनका का 100% उत्पादन राजस्थान में होता है वो खनिज कौन कौन से है, वह सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट, वुलस्टोनाइट, तांबड़ा, जास्पर, पन्ना, ठीक है। इनका 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। ये सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट, ये तीनों तो आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी दिए हुए हैं, तो ये तीनों तो याद होने ही चाहिए। सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट, इन तीनों का 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। उसके अलावा तांबड़ा, जास्पर और पन्ना, इनका भी 100% उत्पादन राजस्थान में होता है। तो सीसा जस्ता अयस्क ये तो क्या है, धात्विक है, और सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट ये दोनों क्या है, अधात्विक है। क्या है, अधात्विक। तो आप उनसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अधात्विक खनिज है जिसका कि 100% उत्पादन राजस्थान में होता है, वह है सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कौन सा धात्विक खनिज जिसका कि 100% उत्पादन राजस्थान में होता है, वह है सीसा जस्ता अयस्क। नेक्स्ट हम देखते हैं, आपके इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि चांदी, कैल्साइट तथा जिप्सम, इसका लगभग, ये एक वर्ड लिखा गया है लगभग, इनका लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। तो किनका, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। ये ऐसे सीधी लाइन उठा के दे सकते हैं एग्जाम में कि सही है गलत है, पूछ सकते हैं। चांदी का तो 98% होता है, कैल्साइट का 98 और जिप्सम का 93% होता है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे की लाइन है, तो थोड़ा याद रखना है। एक लाइन ये भी दी गई है, राजस्थान में कितने 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है जिसमें से वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है। ये भी इकोनॉमिक सर्वे की लाइन है, तो याद रखनी है कि राजस्थान में कितने 81 प्रकार के खनिजों के तो भंडार है, लेकिन खनन कितने का हो रहा है, वह 58 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसके अनुसार 100% उत्पादन हमने देखा था कौन कौन थे, सीसा जस्ता अयस्क, सोलेनाइट और वुलस्टोनाइट। तो इसमें क्या है, सोलेनाइट। ये क्या है, सेलेनाइट नहीं है, ये क्या है, सोलेनाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, सोलेनाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई। तो वो कौन सा जिला था, उदयपुर। उदयपुर में G20 की SFWG वाली बैठक आयोजित की गई थी। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवर को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर खालिस्तान लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो कितने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब राशि कितनी कर दी गई है, वो कर दी गई है 25 लाख रुपए। कितने की, 25 लाख रुपए की राशि कर दी गई है 2023 और 24 के बजट में। पहले अब चिरंजीवी योजना के बारे में हम थोड़ा कुछ देख लेते हैं, क्योंकि चिरंजीवी योजना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2021 को। कब हुई थी, 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को कितने 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। शुरुआत में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब इसकी राशि थी 5 लाख रुपए।
इस राशि को 1 मई 2022 को कितनी कर दिया गया है? 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए कर दिया है 1 मई 2022 को। अब वर्तमान में 2023-24 वाला जो बजट है उसमें इसकी राशि कर दी है 25 लाख रुपए। तो शुरुआत में तो राशि थी 5 लाख, 1 मई 2022 को कर दी 10 लाख और 2023-24 के बजट में इस राशि को कर दिया है 25 लाख रुपए का। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। उसके अलावा इसको ये पूरा अगर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पढ़नी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो में राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य परियोजना है उसमें पढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं थोड़ी, कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने दिन का खर्चा दिया जाता है। वो खर्चा दिया जाता है अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले से लेकर अस्पताल के से छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का। ठीक है, कितने दिन का खर्चा दिया जाता है? भर्ती होने के 5 दिन पहले से और जो छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक का खर्चा दिया जाता है। ठीक है, तो अस्पताल में भर्ती हुआ उससे पहले के 5 दिन प्लस अस्पताल में भर्ती रहा वो दिन प्लस अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद के 15 दिन, तो इन दिनों का खर्चा दिया जाता है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, योजना के अंतर्गत कितने बीमारियों के पैकेज उपलब्ध है? वो है 1798। कितने? 1798 बीमारियों के पैकेज उपलब्ध है। ये वाला क्वेश्चन RS 2021 में भी पूछा गया था। उस टाइम पैकेज कितने थे? 1576। और अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है कि कितने पैकेज है? वो है 1798 पैकेज है। ठीक है, तो ये याद रखना है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से। तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना न दी जाए? तो ये योजना कब तक लागू है? वो है 2027 तक। कब तक लागू है? 2027 तक लागू है ये योजना। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां है जो मध्य माही छप्पन बेसिन में स्थानांतरित कृषि का व्यवसाय करती है, उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि क्या कहलाती है? वालरा। क्या कहलाती है? वालरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतह के थोड़े से बहाव के बाद रेत में गायब हो जाती है? ठीक है, तो रेत में गायब होने वाली नदियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, तो अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां। अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां क्या होती है कि वो थोड़ा सा मतलब बह करके फिर रेत में विलीन हो जाती है। तो अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कौन सी है? वो है कांतली, साबी, काकनी और घग्गर। कौन कौन सी है? एक तो है कांतली, दूसरा साबी, तीसरा काकनी और चौथा घग्गर। ये 4 नदियां क्या है? अंतःस्थलीय प्रवाह वाली है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा है? काकनी। ठीक है, काकनी इसका आंसर हो जाएगा। अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कौन सी थी? कांतली, काकनी, साबी और घग्गर। यह है अंतःस्थलीय प्रवाह वाली नदियां। ठीक है, नेक्स्ट अब हम और चीजें देख लेते हैं थोड़ा, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? तो वो है लूनी। ठीक है, नेक्स्ट है माही और साबरमती और इनकी सहायक नदियां। तो लूनी की सहायक नदियां कौन सी थी? LS बजाज। आपने देखा था ना, लूनी की सहायक नदियां कौन है? LS बजाज। L से मतलब लीलड़ी, S से मतलब सूकड़ी, ब से मतलब मांडी, जा से मतलब जोजड़ी, ज से मतलब जवाई। ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की। तो ये अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है माही। माही भी किस में गिरती है? अरब सागर में। साबरमती ये भी किस में गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, अगला हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां है चंबल, बनास, बाणगंगा और पार्वती तथा काली सिंध। ठीक है, कौन कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली चंबल नदी की सहायक नदियां। ठीक है, बनास, पार्वती, काली सिंध इसकी सहायक नदियां चंबल की। ठीक, नेक्स्ट है बनास, बाणगंगा, पार्वती और काली सिंध। ये नदियां किस में गिरती है? ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये याद रखने हैं थोड़े। तो अगला प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में अभी हमने देखी थी कौन सी नदी थी? वो थी माही नदी थी। चंबल, बनास, बाणगंगा ये तीनों तो कौन सी है? यह है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। अरब सागर वाली कौन सी थी? माही नदी। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं क्या होती है? वो होती है निम्नतर। ठीक है,
तो पश्चिमी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं क्या होती है, ज्यादा होती है, और जबकि पूर्वी राजस्थान में जलवायु की चरम सीमाएं क्या होती है, निम्नतर, यानी मतलब कम होती है। ठीक है, अगला हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, तो वो क्या कहलाती है, मावठ। ये तो सरल क्वेश्चन है कि जो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली जो वर्षा है जो सर्दियों में होती है वो क्या कहलाती है, मावठ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है खेजड़ी को। कैसे कहा जाता है, खेजड़ी को। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी कहां पर पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है वो है डूंगरपुर इलाके में। कहां, डूंगरपुर इलाके में। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेटेराइट मिट्टी कहां पे पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं। जो आपको ये लाल लाल रंग से यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब इलाके क्या है, लेटेराइट मिट्टी वाले हैं। तो कहाँ हो गया, तो राजसमंद के कुछ भाग में, उदयपुर के कुछ भाग में। ठीक है, और नेक्स्ट है डूंगरपुर, इन सभी जगह पे क्या पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ है, राजसमंद, चित्तौड़ में हो गया थोड़ा सा, उदयपुर और डूंगरपुर, इन इलाकों पे है लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो डूंगरपुर याद रखना है मेनली, तो इसका ही पूछा जाता है मेन, डूंगरपुर। डूंगरपुर में कौन सी, लेटेराइट मिट्टी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परियोजना में मरुगंगा नाम से जाना जाता है, तो मरुगंगा नाम से जाना जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किसे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा नाम से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं, राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का पहला स्थान है, तो नहरों से होने वाली सिंचाई में वो है गंगानगर का पहला स्थान है। किसका, गंगानगर में नहरों से होने वाली सिंचाई में पहला स्थान है। नेक्स्ट हम देखते हैं, झुंझुनू का खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस धातु के उत्पादक है, तो खेतड़ी सिंगाना किसका है, तांबे का। खेतड़ी सिंगाना किसका है, तांबे का उत्पादक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो तांबे के उत्पादन राजस्थान में कहाँ कहाँ होते हैं, वो है खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, नीम का थाना सीकर, खोदरीबा अलवर, रामपुरा अगुचा तथा गुलाबपुरा भीलवाड़ा, देबारी सलुम्बर रेल मगरा उदयपुर। नेक्स्ट क्या है, बीदासर चूरू, बन्नो बालों की ढानी सीकर। यहाँ सभी जगह क्या है, तांबे के उत्पादन होते हैं। खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, नीम का थाना सीकर, खोद रीवा अलवर, रामपुरा अगुचा तथा गुलाबपुरा भीलवाड़ा, देबारी सलुम्बर रेल मगरा उदयपुर, बीदासर चूरू तथा बन्नो बालों की ढानी सीकर। यहाँ सभी जगह तांबे के उत्पादन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग जो कि 1916 में स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, तो राजस्थान का पहला जो सीमेंट उद्योग है ना वो स्थापित किया गया था लाखेरी बूंदी में। कहाँ, लाखेरी, जो कि कहाँ पे स्थित है, बूंदी में स्थित है। 1916 में राजस्थान का पहला सीमेंट उद्योग लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सफेद सीमेंट क्या है, सफेद सीमेंट के उद्योग कहाँ कहाँ है, तो वो है, पहला तो है क्या, खारिया खंगार, खारिया खंगार। ठीक है, खारिया खंगार जो कि कहाँ है, जोधपुर में, और दूसरा है गोटन, गोटन कहाँ है, नागौर में। ठीक है, गोटन नागौर में। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट के उद्योग कहाँ है, खारिया खंगार जोधपुर में, गोटन नागौर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और पहला सीमेंट उद्योग 1916 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो वो था 928। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 928। ठीक है, तो लिंगानुपात के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। तो राजस्थान का लिंगानुपात है वो है 928। इंडिया का लिंगानुपात है 943। राजस्थान का लिंगानुपात इंडिया से कितना कम है, वो है 15 कम है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था। तो 943 में से 928 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। तो राजस्थान का लिंगानुपात इंडिया से कितना कम है, 15 कम है। लिंगानुपात के मामले में राजस्थान का देश में स्थान है 21वां। राजस्थान का जो शहरी लिंगानुपात है वो है 914 और ग्रामीण लिंगानुपात है 933। ठीक है, तो गांव में राजस्थान में लिंगानुपात ज्यादा है जबकि शहरों में लिंगानुपात कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है वो है 888। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर जिसका लिंगानुपात है 994, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है वो है धौलपुर जिसका लिंगानुपात है 846। ठीक, ये दो क्या हो गए, लिंगानुपात। अगला प्रश्न हम देखते हैं,
राजस्थान का कौन सा जिला बंदेज साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बंदेज साड़ियों के लिए एक ही जिला है, वो है जोधपुर। इंपॉर्टेंट है बंदेज साड़ियों के लिए जोधपुर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, गमदर जैव विविधता पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो गमदर जैव विविधता पार्क है उदयपुर में। गमदर जैव विविधता पार्क है उदयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सवाई माधोपुर में नहीं है, शुष्क नहीं है। सिरोही में भी शुष्क नहीं है। राजसमंद में भी शुष्क नहीं है। बीकानेर ये पश्चिमी इलाके में है, तो यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, बीकानेर के पलाना में खालिस्तान के निक्षेप है। तो बीकानेर के पलाना में किसके भंडार पाए जाते हैं? कोयले के। किसके? कोयले के भंडार पाए जाते हैं बीकानेर के पलाना में। ठीक है, तो इसके कोयले के भंडारों के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में जो कोयले के भंडार है वो है पलाना, बरसिंहसर तथा नापासर बीकानेर में। कहाँ है? पलाना, बरसिंहसर तथा नापासर बीकानेर में कोयले के भंडार है। कपूरडी, जालीपा तथा गिरल जो कि बाड़मेर में है, वहां पे भी कोयले के भंडार है। मेड़ता रोड, नागौर, वहां पे भी कोयले के भंडार है। तो कोयले के भंडार कहाँ हो गए? पलाना, बरसिंहसर, नापासर जो कि बीकानेर में कोयले के भंडार है। कपूरडी, जालीपा, गिरल बाड़मेर में कोयले के भंडार है। मेड़ता रोड, नागौर में कोयले के भंडार है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयला मिलता है? वो मिलता है लिग्नाइट कोयला। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, मतलब कोयले से जो बिजली बनाते हैं, वो कौन सा था? वो था सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोटा राजस्थान में कोयले पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ कहाँ पे स्थापित है? वह कोटा में, काली सिंध झालावाड़ में, छबड़ा बारा में, गिरल बाड़मेर में। तो कोयले से जो विद्युत बनाने के जो ताप विद्युत संयंत्र है वो राजस्थान में कहाँ है? कोटा, काली सिंध झालावाड़, छबड़ा बारा तथा गिरल बाड़मेर में। अभी काली सिंध झालावाड़ वाला क्वेश्चन तो अभी RS 2023 में पूछा गया है कि है ना, तो कोयले से बिजली बनाने के लिए जो ताप विद्युत संयंत्र का है वह है काली सिंध झालावाड़ में। तो उसके अलावा कोटा याद रखना है, काली सिंध झालावाड़, छबड़ा बारा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, गिरल बाड़मेर याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य के कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है? तो कुल उत्पादन का 30% कपास का उत्पादन करता है वो है हनुमानगढ़। कौन करता है? हनुमानगढ़। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कपास के मुख्य उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो कपास के मुख्य उत्पादक जिले हो गए गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा। कौन हो गए? गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा। ये सब कपास के प्रमुख उत्पादक जिले। किसके? कपास के प्रमुख उत्पादक जिले। अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत करते समय राजस्थान के मुख्यमंत्री का संकल्प निम्न में से क्या था? वो था कोई भूखा न सोए। ठीक है, कोई भूखा न सोए। ये किस योजना से संबंधित है? वह है इंदिरा रसोई योजना से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहा है वो थर्ड पेपर हमारे यूट्यूब में प्लेलिस्ट पर जाकर पूरा थर्ड पेपर पढ़ सकता है। थैंक यू।